गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं विस्कोसिटी का टॉपिक। और आज विस्कोसिटी का मेरा तीसरा वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। बच्चों मेरे को एक चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं आपको मैथ और केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला में मेरे पापा का विस्कोसिटी का तीसरा वीडियो है, तो मैं पीछे आती हूँ, आप लोग पढ़िए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टोक्स लॉ के बारे में और फिर उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टोक्स लॉ के बारे में। तो देखते हैं कि स्टोक्स लॉ क्या होता है। तो हेडिंग डालिए बच्चों, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में। हमने पढ़ा था विस्कोसिटी के बारे में कि जो है हमारी जो है लिक्विड की एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर चलती है, ठीक है। तो उसके बीच में एक विस्कस फोर्स लगता है और ये होता है विस्कोसिटी के कारण, ठीक है। अब बच्चों क्या हुआ, यहां पर जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, लिक्विड के बीच में, ठीक है। लिक्विड के बीच में हमारा क्या लग रहा था, जो हमारा लग रहा था विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स हमारा लिक्विड के बीच में लग रहा था। लेकिन अगर क्या होगा बच्चों, क्या होगा अगर हमारा यही फोर्स लिक्विड और सॉलिड के बीच में लगे, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड के बीच में लगे तो क्या होगा, ठीक है। तो कौन सा लॉ हमारा काम करेगा, ये क्वेश्चन एराइज हुआ। तो देखिए लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो है हमारा विस्कस फोर्स दो तरीके से लगता है, ठीक है। विस्कस फोर्स दो तरीके से लगता है। एक तो तरीका ये है कि ये देखिए हमारे पास ये हमारा लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है और इसके ऊपर कोई सॉलिड हमारा यहां पर इस तरीके से है और वो इसके ऊपर हम इसको इधर ले जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से केसेस बनते हैं, जैसे कि हमारा नाव हो गया, पानी में फ्लोट करता है, ठीक है, या कोई और भी चीज हो गई, ठीक। तो उस तरीके से क्या है कि हमारा यहां पर लिक्विड और सॉलिड के बीच में अब आया फ्रिक्शन। बेसिकली विस्कस फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। अब यहां पे लिक्विड और सॉलिड के बीच में क्या आया, हमारा फ्रिक्शन लगेगा। तो यहां पर कौन सा लॉ लगता है, ठीक है। एक लिक्विड और सॉलिड के बीच में हमारा इस तरीके से लगता है फ्रिक्शन। दूसरा क्या केस होता है, दूसरा हमारा केस होता है कि जब कोई लिक्विड हमारे जो है किसी फ्लूइड में पूरी तरीके से इमर्ज हो, ठीक है, पूरी तरीके से इमर्ज हो, लेकिन वो यहां पे बैठा ना हो, ठीक है, बीच में फ्लोट कर रहा हो, ठीक है, इस तरीके से फ्लोट कर रहा हो। तो यदि हम इसको आगे भगाएंगे इस तरीके से तो इसके चारों तरफ वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा लॉ काम करेगा, तब फ्रिक्शन फोर्स क्या वही लगेगा है, तब फ्रिक्शन फोर्स क्या वही लगेगा, माइनस ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। ये हुआ मतलब क्या होता कि जब लिक्विड और सॉलिड के बीच में हमारा जो है विस्कस फोर्स या कहें कि लिक्विड फ्रिक्शन लगता है, तो क्या यही लगता है और ये लगता है। तो इस केस में और इस केस में कोई डिफरेंस है, सवाल यहां पे ये पैदा हुआ। तो इस पे हुई रिसर्च। तो रिसर्च करने के बाद दो रिजल्ट सामने आए, ठीक है, दो रिजल्ट सामने आए। पहला रिजल्ट तो ये आया कि जब हमारा ये वाली कंडीशन होती है कि जो है कोई सॉलिड जो है लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है और सिर्फ एक ही सरफेस पे कांटेक्ट पे होता है बच्चों, तो हमारा इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगता है वो एग्जैक्टली यही लगता है, ठीक है। इसमें कोई भी कहीं से भी डिफरेंस नहीं होता, वो विस्कस फोर्स यहां पर इसी तरीके से लगता है। लेकिन जब हमारा कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर पूरी तरीके से इमर्ज होता है और फिर हम उसको मूव कराते हैं, तो एक कंडीशन हमारी यहां पे प्रोड्यूस होती है कि जो हमारा जो सॉलिड है, ठीक है, वो सॉलिड है, उसके चारों तरफ हमारा फ्रिक्शन लग रहा होता है, ठीक है, चारों तरफ विस्कस फोर्स काम कर रहा होता है, प्लस उसके अंदर हम एक वेलोसिटी देते हैं। तो उस वेलोसिटी का भी फर्क पड़ता है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर कहानी हो गई बदल गई और यहां पर ये वाला जो है फंडा फेल हो गया, क्योंकि लिक्विड हमारा कितना अंदर है, कितना है, कितनी वेलोसिटी है, कितना इसका एरिया है, कोई भी चीज इससे मैच नहीं कर रही थी, ठीक है, कोई भी चीज इससे मैच नहीं कर रही थी। तो इस पे जो रिसर्च होकर के जो सामने आई बात,
वो सामने जो बात आई वो ये आई, ठीक है, वो ये बात निकल के आई कि जो है हमारा तीन चीज पे डिपेंड करता है जब कोई सॉलिड हमारा लिक्विड के अंदर पूरी तरीके से इमर्ज होता है, ठीक है, पूरी तरीके से हमारा इमर्ज होता है। तो नंबर वन एक बात पे डिपेंड करता है कि शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या कहें सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट हमारा जो है लिक्विड के अंदर या कहें वाटर के अंदर हमारा जो है मूव कर रहा है उसकी जो है शेप एंड साइज कैसे है। जैसे फिश है, फिश हमारी जो है वाटर के अंदर फ्लोट करती है, मतलब तैरती है, स्विम करती है। और जैसे हमारा सबमरीन हो गया, सबमरीन अंदर करता है। हम लोग जो है अगर स्विम कर रहे हैं तो स्विम करने की कंडीशन में भी हमारा शेप एंड साइज अलग है। तो सबसे पहले ये बात आई कि शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट जो किसी लिक्विड में हमारा पूरा इमर्ज होकर के जो है फ्लोट कर रहा है उसका। नंबर दो बात आई हमारी, ठीक है, नंबर दो बात आई कि वेलोसिटी ऑफ ठीक है ऑब्जेक्ट, ठीक, जो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके ऊपर आई बात, ठीक है, कि उस वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर तीन हमारी बात निकल के आई, वो आई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, जो फ्लूइड की हमारी विस्कोसिटी है वो कितनी है। इन तीन चीजों पर लगने वाला विस्कस फोर्स हमारा जो है डिपेंड कर रहा था, ठीक। अब बच्चों यदि यहां पर रिसर्च की जाए तो पहला ही हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो है, पहला ही जो कंडीशन है वही काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अलग अलग बॉडी हमारी अलग अलग शेप एंड साइज की होंगी। कोई कोनिकल हो सकती है, कोई जो है रेक्टेंगुलर हो सकती है, कोई क्यूब हो सकता है, या जैसे कोई फिश का शेप हो सकता है, सबमरीन का शेप हो सकता है। इतने शेप हो सकते हैं कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, ठीक है। वेलोसिटी हमारे हाथ में है, हम उसको कितना दें कितना ना दें ये हमारे हाथ में। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हमारा जो है फिक्स है, ठीक है, लेकिन शेप एंड साइज जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है, तो हर एक के लिए हमको अलग अलग डेरिवेशन करनी पड़ेगी, तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जो है स्टोक्स साहब ने एक लॉ निकाला, और वो लॉ जो हमारे सिलेबस में है वो है सिर्फ और सिर्फ, वो है हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्फीयर के लिए, ठीक है, स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए हमारे सिलेबस में एक लॉ है, और जो आगे पढ़ेगा वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए जो है पढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो स्टोक्स साहब ने एक हमारे पास एक लॉ निकाला कि विस्कस फोर्स जो है किसी सॉलिड स्फीयर पे कितना लगता है जब हमारा सॉलिड स्फीयर पूरी तरीके से जो है लिक्विड के अंदर इमर्ज होता है, और वो यहाँ पे v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होता है, चाहे किसी भी रीजन से, ठीक है। तो उन्होंने जो है जो फाइंड आउट किया वो ये फाइंड आउट किया, पहला कंडीशन जो था कि शेप एंड साइज, तो शेप तो इसका हो गया राउंड, और साइज किस पे डिपेंड कर रहा था, तो रेडियस पे। तो उन्होंने पहली बात जो हम लोग को बताई वो ये बताई कि विस्कस फोर्स जो लगता है वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर पे वो डिपेंड करता है। नंबर दो, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर पे डिपेंड करता है। नंबर दो जो बात हमें पता लगी वो ये कि वेलोसिटी ऑफ हमारा स्फीयर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर तीन जो बात आई वो आई कि कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड या फ्लूइड जो हम कह लें इसको, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लूइड पे हमारा जो है विस्कस फोर्स यहां पे डिपेंड करता है, ठीक। ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही थी, और जो है ये सही भी है, ठीक। अब सवाल यहां पे ये पैदा हुआ कि इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे निकाला जाए। तो रिलेशनशिप निकालने के लिए बच्चों यहां पर जो तरीका यूज हुआ वो हुआ डायमेंशनल एनालिसिस का तरीका, ठीक है। वो हमारा जो यहाँ पे मेथड लिया गया वो आया डायमेंशनल एनालिसिस का जो मेथड यहां पर लिया गया
कि देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारा जो है डिपेंड करता है किस पे, रेडियस ऑफ स्फीयर यानी r, वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट स्फीयर यानी कि v, और विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड यानी कि ईटा, किस तरीके से इस पे डिपेंड करता है। और यहां पर निकालने के लिए जो मेथड लिया गया वो डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड लिया गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहां पर डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से हम क्या निकालेंगे, विस्कस फोर्स निकालेंगे कि किस तरीके से हमारा विस्कस फोर्स डिपेंड कर रहा है। विस्कस फोर्स हमारा जो है लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि पूरी तरीके से इमर्ज है किसी लिक्विड के अंदर। तो हमारा क्या निकल के आया, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर a, ठीक है, v की पावर b और जो है ईटा की पावर c। ये हमारा जो है ये स्टोक्स साहब ने इस तरीके से इसको एज्यूम किया और दोनों इसमें डायमेंशनल एनालिसिस लगाई। ठीक है बच्चों, तो इधर हम रखेंगे फोर्स का डायमेंशन, इधर रखेंगे रेडियस का, और इधर रखेंगे वेलोसिटी, और फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, फिर इसको जो है सॉल्व करेंगे। बच्चों तो देखिए क्या हुआ, F इज इक्वल टू K R की पावर A, V की पावर B और ईटा की पावर C। हम यहां इस तरीके से रखते हैं। बच्चों मैंने आपको जब डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाई थी, ठीक है, जब डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाई थी तो उसमें ठीक यही वाला एग्जांपल मैंने बता रखा है वीडियो नंबर 3 में। ठीक है, वीडियो नंबर 3 में मैंने इसको जो यूनिट एंड मेजरमेंट के ठीक यही एग्जैक्टली यही मैंने वहां पर आपको करवाया है, आप उसको देख लीजिएगा। और दूसरी बात मैंने जो आपको डायमेंशनल एनालिसिस के वीडियो में बता रखी है कि हमको अगर फोर्स का अगर डायमेंशनल याद है, ठीक है, फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला हमें याद है, तो हम जो है 90% डायमेंशनल फार्मूले निकाल सकते हैं। इस बात को फॉलो करते रहिएगा क्योंकि पूरी फिजिक्स में डायमेंशनल फार्मूले हमारे आते हैं। ठीक है, फॉलो करते रहिएगा। मैंने आपको कुछ बात याद दिला दी। अब चलिए क्या किया, हमने फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला इधर लिखा और इधर लिखा, ये कांस्टेंट है कि इसको छोड़ देते हैं, इसका कोई भी हमारा जो है डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई डायमेंशनल फार्मूला हुआ इस कांस्टेंट का तो हम फिर डायमेंशनल मेथड से इसको नहीं कर सकते। ठीक, ये उसकी जो है ड्रॉबैक था डायमेंशनल एनालिसिस का। अब देखिए R होगा हमारा L, ठीक है, इसकी पावर हो गई A, वेलोसिटी की जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो ये होता है LT-1, इसकी पावर हो गई B, और ईटा का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वो होता है ML-1 और T की पावर -1, इस तरीके से इसकी पावर हो गई C। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको एनालाइज करेंगे आगे तो हमारा आ जाएगा ML-T की पावर -2, जैसे आ गया, और ये आया L की पावर A, ठीक है, प्लस B, ठीक है, -C, ये आ गया इस तरीके से ये। ठीक है, और देखिए A, T इसमें है तो हमारा आ गया ये T की पावर -B और -C इस तरीके से, और इधर आया हमारा M की पावर C इस तरीके से, ये हमारा निकल के आ गया। मुझे M इधर लिखना चाहिए था लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए हम M, L और T की पावर कंपेयर करेंगे बच्चों, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा C इज इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन आएगा हमारा। दूसरा इक्वेशन आएगा बच्चों हमारा -B -C इज इक्वल टू -2, और तीसरा इक्वेशन आएगा बच्चों हमारा A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू 1। ठीक है, A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू 1, ये हमारा इस तरीके से आ रहा है। ठीक है बच्चों, जब हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो हमारा जो आएगा वो आएगा A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 और C इज इक्वल टू 1, यही हमारा निकल के आता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम A, B, C की वैल्यू इस फार्मूले में बच्चों जब रखेंगे तो हमारा जो आ जाएगा फोर्स बराबर K, ठीक है, ईटा R V, ये हमारा निकल के आएगा। ठीक है, तो हमको एक रिलेशनशिप मिल गया, हमको क्या, स्टोक्स साहब को एक रिलेशनशिप मिल गया, विस्कस फोर्स और जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और रेडियस ऑफ स्फीयर एंड
वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, इसके बीच में एक रिलेशनशिप हो गया, मिल गया। अब कहानी बची कि ये हमारा जो है k कितना होगा। अब यहाँ पे हुआ कि कोफिशिएंट जो आया बीच में हमारा कांस्टेंट, ये हमारा जो कांस्टेंट आया है ये कितना होगा। ठीक है, फिर इस पे उन्होंने काफी रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद जो उनका रिजल्ट निकला है कि k इक्वल टू होगा हमारा 6 पाई। ये उनका रिसर्च था, उन्होंने ही किया, इसको जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो फोर्स कुल मिलाकर के विस्कस फोर्स का जो फाइनल फार्मूला आया वो आया 6 पाई ईटा आर वी, और इसी को हम जानते हैं स्टोक्स लॉ के नाम से। इसी फार्मूले को हम जानते हैं स्टोक्स लॉ के नाम से। तो स्टोक्स लॉ के हिसाब से अगर कोई सॉलिड स्फीयर, ठीक है, अगर कोई सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस r है वो v वेलोसिटी से किसी लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारा ईटा है, तो उसके ऊपर लगने वाला नेट विस्कस फोर्स होगा F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, X इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये बच्चों हमारा पूरा स्टोक्स लॉ है, इसको स्टोक्स थ्योरम भी कहते हैं। बहुत इजी है, फार्मूला भी बहुत इजी है, इसको आप याद रखिए। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों इस पे एक छोटा सा सवाल करते हैं। वैसे अधिकतर इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ये कंसेप्ट है जो आगे टर्मिनल वेलोसिटी में यूज होगा। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी में यूज होगा और जो है इसका यूज ज्यादा कहीं नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए अधिकतर जो है क्वेश्चन जो आते हैं इस पे इजी आते हैं, वो यह बनेगा कि 6 पाई ईटा आर वी इस तरीके से है। तो कभी आपको उससे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछ लेगा, फोर्स दे रखा होगा आर वी, और कभी कभी आर दिया होगा, आर निकालने के लिए कहेगा, फिर पूछेगा कि उसका वॉल्यूम कितना है। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि मैं आपको नहीं करवा रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको एक करवाता हूं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और देखिए वो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक हमारा इस तरीके से ये लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड है और लिक्विड का जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, और ये एक स्फीयर है इसकी तरीके से। ठीक है, ये एक स्फीयर है इस तरीके से, और ये जो है v वेलोसिटी से इसमें आगे भाग रहा है। ठीक है, v वेलोसिटी से इसमें आगे भाग रहा है, इसका रेडियस r है, वेलोसिटी v है। ठीक है, मास m है, इतना दे रखा है। ठीक है, मास m है, और हमने जो है इसको किसी टाइम पे हमने इसको वेलोसिटी दी। ठीक है, वेलोसिटी दी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट एक्सीलरेशन ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, ऑफ दिस स्फीयर। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मैं पहले बता दे रहा हूं कि F जो आया था वो हमारा आया था 6 पाई ईटा आर वी, ये आया था। ये बच्चों एक विस्कस फोर्स है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, इसलिए हम इसको जो है माइनस लेके लिखेंगे। ठीक है, 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, मैग्नीट्यूड इतना है, माइनस लेंगे क्योंकि ये हमारा जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, ये वेलोसिटी को कम करता है। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नेट एक्सीलरेशन ऑफ दिस स्फीयर जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग द मोशन। ठीक है, अब देखिए इसमें लास्ट पॉइंट में ही हमारा जो है बात है, लास्ट पॉइंट में ही हमारी बात है, जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग द मोशन। क्या हुआ कि हमारे पास एक लिक्विड था, लिक्विड के अंदर आर रेडियस का हमने जो है स्फीयर डाल दिया, उसको वेलोसिटी दे दी v, वेलोसिटी v दे दी। तो पूछा है कि एक्सीलरेशन क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट एक्सीलरेशन ऑफ द स्फीयर जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग द मोशन। ठीक, तो बच्चों पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद जस्ट आफ्टर की बात करेंगे। तो देखिए क्या हो गया, f हो गया हमारा, f इक्वल टू हो गया -6 पाई ईटा आर वी, ऐसे हो गया। अब देखिए क्या होगा, F को लिख सकते हैं हम ma, और ये हमारा क्या हुआ, यहां पर ऐसे लिखेंगे -6 पाई ईटा आर वी, यानी कि A जो होगा वो आएगा -6 पाई ईटा आर वी की डिवाइडेड बाई m। ठीक है, और ये हो गया इसका आंसर। अब बच्चों करते हैं इसकी बात थोड़ी सी।
देखिए माइनस आया है आगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो है हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है बॉडी की वेलोसिटी धीरे धीरे हमारी कम होगी। वेलोसिटी विल डिक्रीज, वेलोसिटी विल डिक्रीज इनसाइड द लिक्विड। सबसे पहले बात ये आई। अब बच्चों यहां पे एक दूसरी कहानी आती है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को कायदे से देखें तो 6 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ईटा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, कुल मिलाकर के ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो रहा है या माइनस जो हो रहा है वी। ठीक है, यानी कि वी के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, निगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी कि हमारा जो वेलोसिटी का रूप होगा वही एक्सेलरेशन का रूप होगा। वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो हमारा एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगा। अब देखिए यहां पर निगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो वेलोसिटी जैसे जैसे डिक्रीज करेगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन भी हमारा डिक्रीज कर रहा है। और इसीलिए जो है यहां पर इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग द मोशन, मतलब क्या हुआ जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ उस टाइम उसकी एक्सेलरेशन ये होगा, आगे उसका एक्सेलरेशन गिरता चला जाएगा जैसे जैसे वेलोसिटी गिरेगी। ठीक है, तो ये हमारी कहानी पे यहां पे आ गई। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन यहां पे स्टार्ट होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसी कंसेप्ट पे जो है हमारा इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट आता है इसी क्वेश्चन में। ठीक है, कि जैसे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसकी, तो क्या होगा थोड़ी देर बाद ये जो है स्टॉप हो जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई, ठीक है, बाई द स्फीयर बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। ये हमारा जो है अगला क्वेश्चन है और बच्चों इसी में टेक्निकलिटी है। ठीक है, क्या होगा, स्टार्टिंग में वेलोसिटी सपोज करिए हमारी v नॉट है, हम इसको v नॉट कर लेते हैं, और फाइनल क्या हो जाएगा u इक्वल टू v नॉट हो गया और v इक्वल टू हो गया 0। फाइनली हमारे पास रुक जाएगी यहां पे आकर के। ठीक है बच्चों, अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। ठीक, तो पहली बात जो दिमाग में आती है कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, तो हम इससे s निकाल लेंगे, आ जाएगा हमारा इस s जो कुछ भी है। और बच्चों यही होती है गलती। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता रखी है कि यहां ये फॉर्मूला वहां पे काम करता है जहां पे एक्सेलरेशन हमारा होता है कांस्टेंट, यहां पर एक्सेलरेशन है हमारा वेरिएबल। ठीक है, यहां पे एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है v। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया रखा है। तो अब यहां पर हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। ठीक है, वो आप देखिए। तो बच्चों हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था f इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। हम यहाँ पे माइनस इसलिए निकाल रहे क्योंकि हमको अब पता है कि फोर्स हमारा जो है निगेटिव डायरेक्शन में, यानी एक्सीलरेशन हमारा जो है डी एक्सीलरेशन का काम कर रहा है, वेलोसिटी कम कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हमारा f हो गया ma, तो यह हो गया 6 पाई ईटा आर वी, इस तरीके से हो गया। अब देखिए हम इसको एक्सीलरेशन निकालें तो हमारा रहा है 6 पाई ईटा आर डिवाइडेड बाई m इंटू वी। ठीक है, अब देखिए यहां से हमको एक बात साफ साफ पता लग रही है कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। अब यदि हमारे पास कोई ऐसा रिलेशनशिप आ जाए जो v यानी कि वेलोसिटी और जो है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में हो, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब बच्चों चलते हैं वापस स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो a इक्वल टू होता है हमारा dv बाई dt, ये आपको पता है। इसमें यदि हम ds से ऊपर नीचे गुणा कर दें, भाग कर दें, तो बच्चों इसको हम एक साथ ले लेते थे, याद होगा आपको। तो ये हो जाता था हमारा ds बाई dt और इंटू dv बाई ds, इस टाइप से हो जाता था।
तो ये आ जाता था v dv बाई ds, ये आ जाता था इस तरीके से। ठीक है, इसी चीज को हम यहां रख देते हैं ऐसे। ठीक है, इसी चीज को हम यहां रख देते हैं, तो एक ही जगह हम लिख देंगे v dv बाई ds, और ये आ जाएगा हमारा 6 पाई ईटा r डिवाइडेड बाई m इंटू v। देखिए v से v कट गया, हमको निकालना है s, तो हम इसको थोड़ा सा कायदे से लिखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, dv बाई ds इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r v, सॉरी ईटा r डिवाइडेड बाई m। ठीक, अब देखिए हमको निकालना है ds, तो ds आ जाएगा हमारा ds इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा r इंटू dv, यानी कि ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो डिस्टेंस कवर आएगा, वो आ जाएगा m डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा r इंटू v। ये बच्चों होगा इसका आंसर। ठीक है, ये बच्चों होगा इसका आंसर। इस फार्मूले से इस सवाल को नहीं करेंगे, इसमें बस इतनी ही बात जो है टेक्निकल पॉइंट थी। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब इस पे ये कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछे आप हर बार बता दोगे। जैसे कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई बॉडी इस तरीके से फुल्ली इमर्ज होकर के मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको बात समझ में आ चुकी है कि वेरिएबल होगा, तो आप दोगे कर। ठीक है, बाकी और कुछ यदि इसमें वैल्यूज के साथ आएगा तो वो भी आप करने में सक्सेसफुली हो जाओगे। इसमें अब कुछ और बताने के लिए आपके लेवल पे बचा नहीं। ठीक है बच्चों, अब चलिए बात करते हैं हम अगले टॉपिक के आज के वीडियो की, और वो है बच्चों हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो है। तो आइए चलिए अब हम बात करते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है विस्कोसिटी में, कि हमारा जो विस्कस फोर्स होता है वो एक अपोजिंग फोर्स होता है ना, बात नंबर एक। और दूसरा जो होता है विस्कस फोर्स, वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितनी ज्यादा हमारी वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा हमारा विस्कस फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, उतना ज्यादा हमारा विस्कस फोर्स लगेगा। अब बच्चों ये तो हमने बात करी थी आपसे, जब कोई बॉडी पूरी तरीके से किसी लिक्विड में जो है इमर्ज थी और मूव कर रही थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हम आपसे बात करते हैं कि अगर जो है डायरेक्शन है वो वर्टिकल हो जाए, मोशन का डायरेक्शन अगर वर्टिकल हो जाए तो क्या होता है, अब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहां पर हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन होने पे हमारे पास कुछ कहानी और बनती है और नया एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस हम बताते हैं, फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमारे पास है लिक्विड का सरफेस, और ये है काफी गहरा। ठीक है, ये हमारे पास काफी जो है गहरा है, डेप्थ है, कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक, अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ रखा है इस चैप्टर में वो सब काम आएगा, यहाँ पे सब नहीं काम आएगा तो कुछ ना कुछ काम आता जाएगा। तो क्या हुआ कि हमने जो है यहां से एक जो है स्फेयर छोटा सा ड्रॉप किया। ठीक है, यहां पर इसकी वेलोसिटी है 0, यहां पर इसकी वेलोसिटी है 0, इसका मास है बच्चों m। तो नीचे क्या हुआ कि इसके ऊपर एक जो है फोर्स लगेगी वेट की नीचे की ओर, जिससे ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये नीचे आएगा, सपोज करिए यहां पे आया, ठीक है, तो क्या होगा, होगा ये कि इसके ऊपर एक बॉयंसी का फोर्स इस तरीके से लगेगा और प्लस एक विस्कस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये नीचे लगेगा इधर से। ठीक है, mg इस तरीके से लगेगा। ये बॉयंसी का फोर्स हो गया, ये विस्कस फोर्स हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी थी 0, लेकिन अब ये एक वेलोसिटी अटेन कर लेगा और नीचे आने लगेगा, नीचे आने लगेगा, नीचे आने लगेगा, और इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, बढ़ती चली जाएगी। अब सपोज कर लीजिए कि ये किसी कंडीशन पे यहां तक आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी जो है इसकी वेलोसिटी है बढ़ रही है, यहां पर भी आकर के इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है,
और जो है फोर्स ऑफ बॉयंसी जो लग रहा था ऊपर की ओर, ये हमारा कांस्टेंट है, ये ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है, ये हमारा इतना कांस्टेंट है। अब देखिए क्या हुआ, जैसे जैसे वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है वैसे वैसे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है, ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ बॉयंसी कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट, mg भी हमारा कांस्टेंट, ये हमारा बढ़ रहा है, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, जब हमने स्फीयर को यहां पर छोड़ा था तो ये विस्कस फोर्स कम था, ठीक है, ये वाला फोर्स हमारा जो है कांस्टेंट था, बॉयंसी भी हमारी कांस्टेंट थी, ये फोर्स कम था। अब क्या हुआ कि ओवरऑल जो फोर्स था वो नीचे की ओर था और कांस्टेंट फोर्स था, तो क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ती गई, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती गई तो ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता गया, ठीक है, विस्कस का फोर्स बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और एक स्टेज ऐसी आती है बच्चों, एक स्टेज ऐसी आती है कि ये वाला फोर्स जो है इतना हो जाता है, इन दोनों के फोर्स के बराबर हो जाता है, ठीक है, इन दोनों फोर्स के बराबर हो जाता है। देखिए इसके ऊपर, इस सॉलिड स्फीयर के ऊपर हमारा कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, हमारा लग रहा है बी, फोर्स ऑफ बॉयंसी, ठीक है, ये आ गया बॉयंसी फोर्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक हमारे पास फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, और फिर नीचे एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, वो लग रहा है वेट, ठीक है, वो हमारा लग रहा है वेट, वेट का फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है जो कि हमारा है mg, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये वेट का फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे विस्कस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगता है, ठीक है, और वेलोसिटी बढ़ी और बढ़ गया, और वेलोसिटी बढ़ी और बढ़ गया, और बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसी आती है बच्चों कि लगने वाला जो वेट का फोर्स होता है वो बॉयंसी के फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाता है, ठीक है, बॉयंसी का फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स मिल करके इसके वेट को, फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं, बराबर हो जाता है। अब क्या हुआ, यहां पर हमारी नेट फोर्स क्या हुआ, नेट फोर्स हो गया स्फीयर के ऊपर 0, ठीक है, एक कंडीशन इसकी ऐसी आती है कि नेट फोर्स इसका हो जाता है 0, जब वेलोसिटी हमारी इतनी बढ़ जाती है कि वेलोसिटी हमारी इतनी बढ़ गई कि विस्कस फोर्स उसके हिसाब से बढ़ गया और दोनों फोर्स मिलकर के वेट के फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं, और उस कंडीशन में क्या होता है कि जितना फोर्स नीचे डाउनवर्ड लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर अपवर्ड लग रहा है, और ये दोनों बराबर हो जाता है, और नेट फोर्स बच्चों हो जाता है इस पे 0, और जब नेट फोर्स 0 हो जाता है तो बॉडी के ऊपर लगने वाला एक्सीलरेशन हो जाता है 0, ठीक है, एक्सीलरेशन हो जाता है 0, और वेलोसिटी हो जाती है कांस्टेंट। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं बहुत से टॉपिक में, ठीक है। क्या हुआ कि जब हमारी जो है बॉडी के ऊपर लगने वाली एक्सीलरेशन 0 हो जाती है तो हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, और एक सर्टेन टाइम के बाद जो है ये जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाने लगता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाने लगता है बच्चों, और इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक, आप इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक। क्या हुआ, फिर से सुन लीजिए कि एक हमारे पास लिक्विड का सरफेस था, बिल्कुल स्टिल लिक्विड है, इसके ऊपर हमने बिल्कुल रेस्ट से एक ऑब्जेक्ट स्फीयर को हमने यहां से ड्रॉप किया, क्या हुआ, वेट की वजह से नीचे आने लगेगा, इसके ऊपर एक फोर्स बॉयंसी की लगेगी और दूसरी फोर्स लगेगी विस्कस फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में, वेट की फोर्स नीचे लगेगी। स्टार्टिंग में वेट डोमिनेटिंग फोर्स होता है और इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है, जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती है इसके ऊपर लगने वाला अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी से होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, एक कंडीशन ऐसी आती है कि विस्कस फोर्स इतना बढ़ जाता है कि विस्कस फोर्स और बॉयंसी का फोर्स मिल करके वेट के फोर्स को बैलेंस कर देता है, और इस कंडीशन में हमारा पहुंच जाता है, ठीक है, इस कंडीशन में ये हमारा पहुंच जाता है, और नेट फोर्स उस कंडीशन में हमारे जो स्फीयर के ऊपर लगने वाला होता है हो जाता है 0, यानी एक्सीलरेशन हो जाता है 0,
वेलोसिटी हो जाती है कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये हुई इसकी पूरी कहानी। तो अब देखिए इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है, हम करते हैं उसके ऊपर बात, फिर इसके केसेस का जो है स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके केसेस की स्टडी करेंगे कि क्या होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि क्या आती है हमारी टर्मिनल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन। तो बच्चों देखिए ये हो गया हमारे पास इस तरीके से लिक्विड का सरफेस, और ये हमारे पास हो गया लिक्विड इस तरीके से यहाँ पे भरा हुआ है। और आप इसको ऐसा मान के चलिए, इस तरीके से मान के चलिए कि यहां पर आकर के, इस पोजीशन पे आकर के लिक्विड के ऊपर लगने वाला जो है फोर्स बैलेंस हो जाता है इस तरीके से बी, और ये हो गया हमारा विस्कस फोर्स। ठीक है, यहां पर हम कुछ चीजें मानेंगे, है यहां पर हम कुछ चीजें मान के चलते हैं कि स्फीयर का रेडियस है आर। ठीक है, रेडियस हो गया हमारा आर। ठीक, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ठीक, डेंसिटी ऑफ स्फीयर हमारा है रो। ठीक, डेंसिटी ऑफ स्फीयर हमारा रो है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है हमारा वो है हमारा सिग्मा। ठीक, रो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, और टर्मिनल वेलोसिटी हमारी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी जो ये अटेंड करेगा वो है हमारी वीटी। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है लिक्विड की, वो है हमारा ईटा। ठीक है, इतनी चीजें हमको दे रखी है। और वॉल्यूम जो है हमारा स्फीयर का वो है वी, कैपिटल वी, इस तरीके से हमको पता है। ठीक है, ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी है वीटी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होगा, हमारे इसके ऊपर 3 फोर्स लग रही है। पहली फोर्स है वेट की फोर्स जो कि है हमारी mg। ठीक है, जो कि है हमारी mg। दूसरी फोर्स है हमारी बॉयंसी की फोर्स, और बॉयंसी होगा हमारा b। ठीक है, सिग्मा g, इस तरीके से आप नोट कर लीजिए, b सिग्मा g। और तीसरी फोर्स है बच्चों विस्कस फोर्स, और वो हमारी होगी 6 पाई ईटा आर वी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी। ठीक है, थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़ी, स्टोक्स लॉ से निकाली थी। अब क्या होगा, जब ये हमारी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगी, उस समय जो वेलोसिटी होगी ये हो जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी, इसको हम वीटी लिख देते हैं। ठीक है, क्या हुआ, वीटी इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी ये हो गया हमारा वीटी। ठीक है, अब जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा बच्चों, वेट का फोर्स जो होगा वो बॉयंसी के फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को, सॉरी विस्कस फोर्स को बैलेंस करेगा। तो ये हमारी कंडीशन बनेगी। ठीक है, ये हमारी कंडीशन बनेगी। तो अब देखिए हम यहां पर ये सारी वैल्यूज रखते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारे पास mg, और बॉयंसी हो गई v सिग्मा जी। ठीक है, v सिग्मा जी इस तरीके से, और ये आ गया हमारा 6 पाई ईटा आर वी टी, इस तरीके से आ गया। अब जो m है ये क्या है, मास ऑफ द स्फीयर। तो m को हम लिख सकते हैं v इंटू रो, जो कि हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, इस तरीके से आ गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो हम इसको यहां पे इस तरीके से लिखते हैं v रो g बराबर v सिग्मा g प्लस 6 पाई ईटा आर एंड वी टी, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस टर्म को हम इधर लगते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो हमारे पास जो आ रहा है वो देखिए 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी, इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या हो गया, वीटी जो है टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, वो आ जाएगी वी जी। ठीक है, वी जी रो माइनस सिग्मा, ये आ गया, डिवाइडेड बाई 6 पाई
ईटा आर, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब बच्चों जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है हमारा एक परफेक्ट स्फीयर, और यहां पर जो V लिखा है ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वो हमारा होगा 4/3 पाई आर क्यूब। V वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरीके से होगा। तो हम इसको यहां पे इस तरीके से लिख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे 6 पाई ईटा आर, ठीक है। देखिए पाई से पाई हमारा गया कट, 2 से इसको काटेंगे आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 2, और आर से कटेगा तो ये आ जाएगा आर की पावर 2, बचा इतना, और ये हो गया हमारा टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गई मेरी टर्मिनल वेलोसिटी। बच्चों यहां से मैं इसको बिगाड़ रहा हूं और आगे का एक्सप्रेशन यहां लिखता हूं। देखिए हमारा क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। अब देखिए यहां से जो टर्मिनल वेलोसिटी निकल के आई तो वी टी हो गया हमारे पास, वी टर्मिनल हो गया बच्चों, वो आ गया 2/9, ठीक है, 2 आ गया, 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, और ये आ जाएगा 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाई ईटा, ठीक है। ये हमारा आ गया टर्मिनल वेलोसिटी का फाइनल एक्सप्रेशन। इसको हम कायदे से फिर से लिख देता हूं मैं, तो वी टी इक्वल टू आ गया 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी डिवाइडेड बाई ईटा। ये हमारे पास आ गया फाइनल फार्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का ये पूरा फार्मूला आ गया। इसका पूरा जो है डेरिवेशन जो है आप देख लीजिए इस वीडियो को बैक करके, अगर किसी को कहीं पर भी डाउट है। मैं बात अब आगे की करने जा रहा हूं, आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं उसकी, और आपसे जो गलतियां होती हैं उसकी। गलती नंबर 1 जो आप लोगों से होती है, अधिकतर स्टूडेंट से जिससे मैं मिलता हूं, बात करता हूं और उनको समझाता हूं बेटा कि गलती ये मत करो। गलती नंबर 1 जो सारे स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं कि हर एक बात को कैजुअली लेते हैं, अरे हम तो कर लेंगे, हमें तो समझ में आ गया। सबसे पहली गलती आप ये करते हो, ठीक है। ये फार्मूला सामने लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए तो अभी आप मेरी बात को काट सकते हो, सामने हो नहीं, वरना काटते जरूर, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन अगर ये फार्मूला ना लिखा होता, ठीक है, ये फार्मूला ना लिखा होता और मैं एक सिंपल सा जो है क्वेश्चन लिख के दे दूं ऐसे कि विच एक्सप्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन is the correct expression for terminal velocity, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन है, मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूं, आपके सामने बिगाड़ रहा हूं, ठीक। सारी कंडीशन दे दी, सारी कंडीशन दे दी, हम 4 आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं और आपको बताना है कि टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, ठीक। ए वी टी इज इक्वल टू 2/9 आर क्यूब रो माइनस सिग्मा जी बटे ईटा। बी वी टी इज इक्वल टू 9/2 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी डिवाइडेड बाई ईटा। सी वी टी इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा, ठीक है, ईटा डिवाइडेड बाई जी। और डी हमारा आ गया, ठीक है, डी आ गया वी टी इज इक्वल टू 2/9, ठीक, 2/9 आर रो माइनस सिग्मा, ठीक है, जी बटे
ईटा स्क्वायर। ठीक, अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है पूरे ईमानदारी से। ठीक है, पूरे ईमानदारी से मेरे सामने अगर आप होते तो मैं सबसे पूछता, तो मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट इसमें से गलत ऑप्शन बता देते। ठीक है, इसमें से गलत ऑप्शन बता देते। ठीक, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि फार्मूले को बिल्कुल सही तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आप गलती करोगे, सिर्फ यही क्वेश्चन काफी है, यही क्वेश्चन काफी है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है इसको बहुत हल्के में पढ़ते हैं सारे स्टूडेंट, और विश्वास मानिए जो है फ्लो ऑफ फ्लूइड से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट में, नीट वाले बच्चे ज्यादा गलती करते हैं। तो प्लीज ये गलती मत करिएगा, आपको फार्मूला बिल्कुल सही से पता होना चाहिए। मेरा बस कहने का इतना मतलब है, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। जो भी फार्मूला है उसको आप कायदे से पढ़िए, कहां पे स्क्वायर है, कहां पे अंडर रूट है, कौन चीज डिवीजन में है, कौन सी चीज मल्टीप्लीकेशन में, आपको पता होना चाहिए, तभी आपसे जो है गलती नहीं होगी। ज्यादा बड़े क्वेश्चन की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो ये हुई हमारी एक बात। अब चलिए इसमें ये वाला जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ था फार्मूला, ये हमारा सही है, बाकी सब मैंने गलत लिखे थे। ठीक है, VT इक्वल टू, ये भी गलत हो गया, सारे गलत थे। ठीक, सारे ही मैंने गलत लिखे थे, सारे गलत थे। अब चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी की। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है हमारी होती है 2/9, नोट कर लीजिए इसको, 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई G और डिवाइडेड बाई ईटा। ठीक, डिवाइडेड बाई नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी बच्चों होती है, नोट कर लीजिए, 2/9 इंटू R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा G डिवाइडेड बाई ईटा। ये हमारी जो है टर्मिनल वेलोसिटी होती है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए ये क्या क्या चीज हमको देती है। सबसे पहले देती है कि जितना ज्यादा हमारा रेडियस होगा, ठीक, जितना ज्यादा हमारा जो है स्फीयर का रेडियस होगा, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। बात नंबर 1 यहां से निकल के आती है। दूसरी बात जो निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि जितना हमारा विस्कोसिटी यदि हमारी जो है ज्यादा होगी, विस्कोसिटी मोर होगी, तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारी कम होगी। विस्कोसिटी अगर हमारी कम होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारी वैल्यू ज्यादा होगी। यानी कि लिक्विड जितना ज्यादा हमारा विस्कस होगा जो है उतनी कम वेलोसिटी से नीचे जाएगा, और लिक्विड जितना कम विस्कस होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी से वो जो है नीचे जाएगा। ये सिंपल सी यहां पर ये बात यहां से निकल के आती है। दूसरी बात बच्चों यहां पे आती है, वो आती है रो और जी के बारे में, सॉरी रो और सिग्मा के बारे में, रो एंड सिग्मा। ठीक है, यहां से देखिए बहुत प्यारा कंसेप्ट निकल के आता है। अब देखिए क्या होता है कि अगर हमारा रो जो है ज्यादा है सिग्मा से, इस बात को नोट कर लीजिए, इस पे ही आपके बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन का सवाल निकल आएगा, आंसर निकल आएगा, सॉरी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। अगर रो हमारा सिग्मा से ज्यादा है तो क्या होगा, रो माइनस सिग्मा जो है वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, उस टर्म में क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव आएगा, और क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। ठीक है, नीचे की ओर होगा, यानी कि ये हमारा इस तरीके से नीचे की ओर जाएगा। अगर हमारा रो जो है लेस देन सिग्मा है, ये भी केस बनता है, अभी बताऊंगा उसको, तो क्या होगा, रो माइनस सिग्मा होगा हमारा निगेटिव, और उस केस में जो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी वो आएगी हमारी निगेटिव, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारा पलट जाएगा और बॉडी हमारी ऊपर जाएगी। अब आपके दिमाग में एक बात समझ में आ रही होगी, तुरंत क्लिक करेगी कि कोई स्फीयर हमारा ऊपर कैसे जा सकता है। बच्चों बात यहां पे स्फीयर की नहीं हो रही है, बात ये हो रही कि स्फीयर जैसे कोई दूसरे ऑब्जेक्ट की हो रही है। ठीक है, स्फीयर जैसे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमारे पास हो सकता है, और वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है मैं आपको बताता हूं, 2 एग्जांपल देता हूं। ठीक, वो ये है कि ये देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लिक्विड इस तरीके से,
और अचानक क्या हुआ कि यहां पर एक एयर बबल बन गया। अब बच्चों एयर बबल यदि बनता है वाटर के अंदर तो वो स्फीयर होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब इसकी डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से कम है, ठीक। तो क्या हुआ, ये वाला केस बना, ये हो गया निगेटिव। ये जो है बबल साहब ऊपर चल देंगे कि नहीं चल देंगे? जाते हो, आपने देखा भी होगा कई बार। तो ये ऊपर जाकर के यहां पे आके बोलेंगे गुडुप, ठीक। और ये केस बनता है, इसमें ये ऊपर जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। दूसरा केस हम लोगों ने बचपन में भी दे रखा है और अभी भी अधिकतर ओकेजन्स पे देखते हैं कि अधिकतर ओकेजन्स पे हम देखते हैं कि गुब्बारे, बैलून्स में हम क्या भरते हैं, हीलियम गैस भरते हैं और गुब्बारा ऊपर की ओर चल देता है। उस केस में भी बच्चों ये होता है कि उसके अंदर की जो डेंसिटी होती है गैस की वो कम होती है एयर की डेंसिटी से, और जो है बैलून हमारा फ्लोट करके ऊपर की ओर चल देता है और जहां तक वो जा पाता है वहां तक जाता है। उस केस में भी हमारी टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर की ओर हो जाती है, ठीक है। ये दो एग्जांपल हैं जो हम सब लोगों ने बहुत बार देखे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। तो यहां पर जो है टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू और डायरेक्शन डिपेंड करता है इन दो चीजों पे, ठीक है। अगर हमारे स्फीयर का डेंसिटी ज्यादा है फ्लूइड के डेंसिटी से तो डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, यानी कि बॉडी सिंक कर जाएगी उसके अंदर। और दूसरा क्या होगा कि अगर स्फीयर, चाहे वो हमारा स्फीयर किसी उसमें हो या गैस का स्फीयर हो, ठीक है, गैस के स्फीयर जैसे एयर बबल हो गया, बैलून हो गया, वो हमारा ऊपर की ओर में चला जाएगा। यानी कि सब कुछ डिपेंड करता है हमारा इन दोनों की डेंसिटी के ऊपर, ठीक। ये हमारी एक बात यहां पर निकल के आई। तीसरा केस बच्चों बनता है कि अगर ये दोनों बराबर हो तो क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू रो हो। तो उस केस में बच्चों क्या होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी जीरो, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बॉडी जहां पे है वहीं रहेगी, फ्लोट करेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। इसके केस भी हमारे बनते हैं। तो ये बात हमारी हुई 3 और टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बच्चों ये पूरी की पूरी बात हमारी हो गई खत्म। अब बच्चों इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है और वो भी बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, ठीक है, वो भी बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। उसको हम देखते हैं, वो होती है हमारी रेन ड्रॉप के बारे में। क्या होता है? रेन ड्रॉप। नोट कर लीजिए, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है ये रेन ड्रॉप। क्या होता है, पता नहीं कितने किलोमीटर ऊपर से जो है हमारा जो है रेन ड्रॉप नीचे की ओर आ रहा है, ठीक। रेन ड्रॉप नीचे की ओर आ रहा है। ये सपोज करिए कि ये रेन का ड्रॉप है, इसका मास m है और इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है mg, ठीक है, mg लग रही है। और जहां से चला वहां इसकी वेलोसिटी 0 थी। और सपोज करिए ये 2 किलोमीटर नीचे आया, ऊपर से निकल के नीचे तक, ठीक है, 2 किलोमीटर नीचे आया। अब 2 किलोमीटर नीचे आ रहा है और एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आ रहा है, तो v बराबर u प्लस at लगा दें, ठीक है, या ये इतना लगा करके लगाएं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगा दें। तो बच्चों क्या होगा, v स्क्वायर ये हो गया, u तो हो गया 0, 2 इंटू a हो गया g, इसको ले लो 10, और ये हो गया 2 किलोमीटर तो हो गया 2000। और इस हिसाब से जो है इसका जो गुणा उड़ा करें तो ये आ रहा है 40,000 v स्क्वायर की वैल्यू, यानी v आ गया हमारा 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक। क्या हुआ, मतलब कि हमारा जो है रेन ड्रॉप आ रहा है ग्रेविटी के अंदर, जहां से रेन ड्रॉप बना और वहां से आ रहा है। हम 2 किलोमीटर मान के चल रहे हैं कि 2 किलोमीटर ऊपर से नीचे आ रहा है, पता नहीं कितने से आता है, हमको नहीं पता, ठीक है। 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब वो धरती पे आता है, तो उस समय उसकी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए 200 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब यदि हमारे सिर पे यदि पड़ जाए रेन की एक ड्रॉप तो सिर में हो जाए छेद। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत अधिक होती है हमारी, 5 मीटर पर सेकंड से लेके 15 मीटर पर सेकंड तक, बस यहीं तक होती है। ये तो हो जाएगा, ये तो गोली से ज्यादा तेज है, बंदूक से निकली हुई गोली से, ठीक है। अब बच्चों ऐसा क्यों होता है? अब बच्चों ऐसा क्यों होता है, कैलकुलेशन हमको ये दिखा रहा है। यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन भी वेरिएबल नहीं है, एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट है g, ठीक है। और यहां पर क्या होता है कि हमारी जो है रेन ड्रॉप बस उसकी वेलोसिटी इतनी होती है।
15 मीटर पर सेकंड भी बहुत बड़ी वाली जो साइज की जब हमारी मूसलाधार बारिश हो रही थी उसका होता है, और वैसे नॉर्मली 5 से होता है, 5 से भी कम होता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या होता है, इसकी वेलोसिटी क्यों कम हो जाती है वो आप बात को समझिए। ठीक है, उस बात को आप समझिए, और यहां पर जो कंसेप्ट लगता है वो हमारा लगता है टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक, क्या होता है कि रेन ड्रॉप को हम एक स्फीयर मान के चलते हैं, वाटर का स्फीयर, और यहां पर सब जगह जो है इस तरीके से एयर ही एयर है हमारी। अब क्या होता है कि जब ये एयर में आती है तो ये नीचे इस पे लग रहा है वेट का फोर्स mg, ऊपर की ओर लग रहा है बुयांसी, और प्लस विस्कस फोर्स लग रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद क्या होता है कि रेन ड्रॉप एक हमारी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी जो कि टर्मिनल वेलोसिटी होती है उससे आने लगती है, और उसकी वेलोसिटी चाहे वो कितना भी डिस्टेंस तय करे वो बढ़ नहीं पाती ड्यू टू द विस्कस फोर्स ऑफ एयर, या कहें फ्रिक्शन फोर्स ऑफ एयर। बस यही यहां पर इसकी जो है पूरा कंसेप्ट है। इसीलिए कभी भी हमारा जो है रेन ड्रॉप की वेलोसिटी नहीं बढ़ने पाती है। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिए, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन जो है बड़े प्यारे प्यारे से बनते हैं। अब बच्चों इसमें एक बात मैं आपको और बताता हूं, चलिए उसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करिए हमने यहां पर क्या आपको दिखाया कि ये वाटर का सरफेस है, हमने यहां पे से एक चीज ऐसे छोड़ दी। ठीक है, एक स्फीयर टाइप का ऑब्जेक्ट हमने यहां से छोड़ दिया, जो यहां गया वो वहां गया। एक केस हमारा और बनता है बच्चों कि ये हमारा वाटर का सरफेस है, और हम एक सर्टेन हाइट h से जो है एक स्फीयर यहां पर ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहां पे हमने 0 हाइट से दिया, वहां से कर दिया, v इसको 0 रखा। अब यहां पे हमारा क्या है, वेलोसिटी यहां पे 0 है, और हाइट h से इसको कर रहे हैं, फिर ये अंदर जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से फिर ये जा रहा है। ठीक, अब क्या होगा, अब जब ये यहां पे सरफेस पे आएगा बच्चों, तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी √2gh। ठीक, √2gh की वेलोसिटी होगी। ठीक, अब ये इस वेलोसिटी से अंदर जाएगा। यहां पे वेलोसिटी कितनी थी, यहां पे वेलोसिटी थी हमारी 0 से गया, तो यहां पर आकर के वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट हुई। यहां पर क्या होगा कि यहां पर वेलोसिटी जो भी होगी उसके बाद जो है अलग अलग कंडीशन बनेगी। ठीक है, हो सकता है जिस वेलोसिटी से ये यहां पे आया उसकी उससे वेलोसिटी कम ना हो, या तुरंत कम होने लगे, या जो है थोड़ी देर बढ़े और फिर तुरंत कम होने लगे। डिपेंड करता है कि ये हाइट कितनी है, डिपेंड ये करता है कि ये हाइट कितनी है। जितनी हाइट होगी उतनी ही ये वेलोसिटी होगी, और उसी के हिसाब से इसका बिहेवियर होगा, क्योंकि बुयांसी का फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स ये हमारा जो है इस वेलोसिटी पे, बुयांसी का फोर्स तो नहीं लेकिन फ्रिक्शन फोर्स हमारा वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी वेलोसिटी पे, और फिर हम टर्मिनल वेलोसिटी के साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे जैसा फ्रिक्शन फोर्स होगा। ओवरऑल क्या करता है, टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है, फाइनल वैल्यू, वो क्या होती है, वो इसमें भी सेम रहती है और इसमें भी सेम रहती है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यही एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से छोड़ें और किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस से छोड़ें, तो फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी, या दोनों बराबर होगी, या दोनों में कुछ नहीं होगा, इस टाइप के ऑप्शन बनेंगे बच्चों। तो इसका आंसर एक सीधा साधा है, चाहे हम h हाइट से छोड़ें चाहे लिक्विड के सरफेस से छोड़ें, दोनों में टर्मिनल वेलोसिटी हमारी सेम होगी, अगर दोनों लिक्विड हमारे पास सेम है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कुल मिलाकर के ये पूरा कंसेप्ट हो गया हमारा, पूरा का पूरा कंसेप्ट हो गया ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी की थ्योरी का, स्टोक्स लॉ का, और जो है ये कहानी यहाँ पे आकर के होती खत्म। अब सिर्फ बचे हैं इसके क्वेश्चन, तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं प्यारे प्यारे से आईआईटी में आए हुए, और कुछ सिंपल से भी क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों चलिए अब हम टर्मिनल वेलोसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और देखते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो था हमारा vt = 2/9 r² ρ - सिग्मा
इंटू जी अपॉन ईटा। ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का जो है फॉर्मूला होता है, जो मैंने अभी आपको प्रूव करके दिखाया है। बच्चों इसमें मैं आपको वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं जिसमें एक वेरिएबल हमारा नहीं दे रखा और बाकी वेरिएबल दे रखे हैं, तो हम किसी को भी निकाल लें, चाहे वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो, चाहे रेडियस हो, चाहे हमारा डेंसिटी हो, चाहे टर्मिनल वेलोसिटी हो। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं क्वेश्चन आपको जो है अलग तरीके का करा रहा हूं और देखिए कि क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है बच्चों, इसमें क्वेश्चन ये है कि 8 रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm each falling down with a terminal velocity of 5 centimeter per second coalesces to form a bigger drop. Find the terminal velocity of the bigger drop. ठीक है बच्चों, यहां पे क्या हो रहा है, देखिए हमारी बारिश हो रही है और बारिश की 8 बूंदें मिलकर के एक बिगर ड्रॉप बना देती हैं। ठीक है, 8 अलग अलग बूंदें हैं जिनका सबका रेडियस बिल्कुल बराबर है, वो आपस में मिल जाती हैं और एक बड़ा जो है रेन ड्रॉप बना देती हैं। तो पूछा है कि हमारा जो बड़ी वाली रेन ड्रॉप है उसका जो है टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा अगर छोटी वाली ड्रॉप का जो है टर्मिनल वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमारे पास जो है छोटी छोटी बूंदें हैं, वो मिलकर बड़ी बूंद बनाती है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि हमारा जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए क्या हुआ, टर्मिनल vt इक्वल टू आर स्क्वायर दिस अपॉन दिस, यानी कि जब हमारा रेडियस बढ़ेगा या घटेगा तो डायरेक्टली हमारा टर्मिनल वेलोसिटी जो है बढ़ जाएगी। यहां पर ये हमारी बात आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम यहां सपोज करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सपोज करते हैं कि छोटी वाली जो रेन ड्रॉप है उसका रेडियस है हमारा स्मॉल आर और बड़ी वाली जो रेन ड्रॉप है उसका रेडियस है हमारा आर, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि 8 बूंदें मिलकर के एक बूंद बना रही है, यानी 8 बूंदों का वॉल्यूम बराबर एक बड़ी बूंद का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा, इस तरीके से होगा। देखिए छोटी वाली बूंद का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और ये 8 है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा इस तरीके से। देखिए 4/3 कट गया हमारा, 4/3 पाई कट गया हमारा, और यहां पर आया आर क्यूब इक्वल टू 8 आर क्यूब, यानी कि आर बराबर हो गया हमारा 2r। ठीक है, यानी कैपिटल आर बराबर हो गया 2r। इसको हम यहां पे नोट कर लेते हैं और फिर देखिए हम आगे क्या करेंगे। तो बड़ी वाली जो बूंद है हमारी बिगर ड्रॉप है, वो जो है उसका जो है रेडियस होता है हमारा 2r। ठीक है बच्चों, अब चलिए देखिए हम क्या करते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं और देखते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या आती है। तो ये हमारी हो गई टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। हम बड़ी ड्रॉप का जो है टर्मिनल वेलोसिटी लिखते हैं और वो देखिए वो हमारे पास क्या है, वो है हमारी vt। ठीक है, वो हमारा हो गया vt, ऐसे लिख लेते हैं इसको, और ये आएगा 2/9 कैपिटल आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा। ये हमारा इस तरीके से आ गया बच्चों। ठीक है, जहां ईटा हमारा एयर का हो गया विस्कोसिटी, जी है, और सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा हमारा डेंसिटी का, रेन ड्रॉप की डेंसिटी माइनस एयर की डेंसिटी वो है, और आर स्क्वायर उसका रेडियस हो गया। ठीक है बच्चों, ये टर्मिनल वेलोसिटी हो गई हमारी बड़ी बूंद की और ये छोटी बूंद की हो गई। देखिए हम कर देते हैं इसको डिवाइड करने पे देखिए 2/9 कट जाएगा, ईटा से ईटा कट जाएगा, ये फैक्टर कट जाएगा, ये फैक्टर कट जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा vt डिवाइडेड बाई vt इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा, यानी कि क्या हुआ कि हमारा जो है आर स्क्वायर का रेशियो ही हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो आ रहा है। बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू जो हमने 2r निकाली है वो लिख देते हैं, तो आ गया हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टर्मिनल वेलोसिटी और बिगर ड्रॉप। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और यहाँ पे आया vt डिवाइडेड बाई vt इक्वल टू 1/4, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप। ठीक है, देखिए क्या आएगा, vt इक्वल टू 4 इंटू
टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। बच्चों ये हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 4 × 5 यानी ये आ जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसका ये आंसर हुआ। रेडियस बढ़ने पे ड्रॉप का जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो अपने आप बढ़ जाता है, वो आपको फार्मूले में भी दिख रहा है और ये यहां पर आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन था टर्मिनल वेलोसिटी का। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूं और वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, और वो आईआईटी में आ भी चुका है, आईआईटी एडवांस में आ चुका है। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए हमारा क्वेश्चन है अगला, और ये जो है क्वेश्चन हमारा जेई एडवांस 2050 में आ चुका है। ठीक है, जेई एडवांस 2015 में आ चुका है। और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में दो लिक्विड भरे हुए हैं, एक L1 और L2, और ये आपस में मिक्स नहीं होते, सेपरेट रहते हैं। ठीक है, इसका जो है डेंसिटी सिग्मा 1 है और इसकी डेंसिटी सिग्मा 2 है। इसके अंदर दो स्फीयर सेम रेडियस के P और Q है, और इसका जो है डेंसिटी ρ1 है, इसका डेंसिटी ρ2 है। और ये दोनों जो है एक स्ट्रिंग से, मासलेस स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं और इक्विलिब्रियम में है इस समय। ठीक है, इसका जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी η1 है और इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी η2 है। ठीक है, ये इतनी इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। उसके बाद हमको ये कहा गया है कि अगर इस स्फीयर को इस लिक्विड में हम डाल दें तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो वीपी हो जाएगी, और इस स्फीयर को इस लिक्विड में डाल दें तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी वीक्यू हो जाएगी। क्वेश्चन फिर से एक बार आप सुन लीजिए। क्वेश्चन में ये है कि दो लिक्विड अलग अलग हैं L1 L2, जिनका जो है डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, वो एक कंटेनर में रखी है और ये आपस में मिलते नहीं है। हमारे पास दो सेम रेडियस के जो है स्फीयर हैं, वो स्फीयर एक मासलेस स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं और इक्विलिब्रियम में है। इनका जो है डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 है, और दोनों लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी η1 η2 है। अगर हम P स्फीयर को Q में डाल दें और Q को P में डाल दें तो इनकी जो है टर्मिनल वेलोसिटी Vp एंड Vq होती है। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था जेई एडवांस 2015 में। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा। हमारा पहला ऑप्शन है Vp बाई VQ, Vp बाई VQ और Vp इंटू VQ, Vp इंटू VQ। ये बच्चों इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर का क्वेश्चन है, इसमें दो आंसर सही हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारी बात टर्मिनल वेलोसिटी की हो रही है, तो हम टर्मिनल वेलोसिटी पे चलते हैं। और टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हम लगाते हैं पहले स्फीयर P के लिए। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, Vp बराबर 2/9 r स्क्वायर, 2/9 r स्क्वायर, ठीक है, ρ1 माइनस सिग्मा 2 g अपॉन η2 ये आएगा। ठीक है बच्चों, क्यों आएगा, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी जो Vp हमको दे रखी है वो ये कह रहा है कि अगर इसको हम इसमें डाल दें, दूसरे वाले लिक्विड में डाल दें, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी हमारी Vp है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें डेंसिटी लेंगे स्फीयर की और इसकी डेंसिटी लेंगे सिग्मा 2 और इसी का हम लेंगे जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा क्या हुआ, इसी तरीके से हम VQ निकालेंगे तो VQ आएगा हमारा 2/9 r स्क्वायर ρ2 माइनस सिग्मा 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई η1 इंटू जी। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया दोनों। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या था कि Q को अगर इसमें डाल दे तो टर्मिनल वेलोसिटी इस लिक्विड में Q की इतनी हो जाएगी। अब यहां पर हमने निकाला ρ2 और लिक्विड लिया पहला वाला सिग्मा 1 और उसी की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लेंगे और ये हो गया। अब बच्चों हमें इसका निकालना है रेशियो, तो हम इसको कर देते हैं ऐसे डिवाइड। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पे देखिए क्या हुआ, ये कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया और ये कट गया, ये कट गया। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा Vp अपॉन VQ इज इक्वल टू η1 अपॉन η2 और यहां पे आया ρ1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई ρ2 माइनस सिग्मा 1। ये हमारे पास इस टाइप का एक्सप्रेशन हमको मिला।
अब देखिए हमारा रेशियो निकल आया। क्या ये ऑप्शन इसमें दिया हुआ है? तो हमने देखा कि हमारे पास नहीं दे रखा है। हमारे पास η1/η2 आ रहा है, लेकिन उसके साथ ये आ रहा है। अब इसका हम क्या करें, इसको हम कैसे एलिमिनेट करें, क्या करें? ठीक है, ये चीज हमको जो है देखना पड़ेगा। तो बच्चों दूसरे कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या है कि ये जो है इस कंडीशन में हमारा जो है इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, ये हमको दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं और इसका बनाते हैं हम एफबीडी। तो देखिए एफबीडी बच्चों किस तरीके से बनेगा वो देख लीजिए आप। ये हमारे पास हो गया P, ये हो गई स्ट्रिंग और ये हो गया हमारा Q। ठीक है, ये हमारा हो गया Q, ऐसे लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए P। अब देखिए इसके ऊपर फोर्स कौन कौन सी लग रही है। एक तो फोर्स टेंशन की इस स्ट्रिंग में होगी, दूसरा इसका वेट लगेगा नीचे MQG, और इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा, वो होगा V। ठीक है, V, और वो होगा हमारा VQ, और इसका डेंसिटी है σ2 और G। ठीक है, सेम चीज इस पे होगा, टेंशन इधर है, इसका वेट नीचे की ओर लगेगा MPG, और बॉयंसी का फोर्स लगेगा ऊपर, वो आएगा VP σ1G। इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहले इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, फिर इसके लिए रखेंगे। तो पहले हम P के लिए लिखते हैं। तो P के लिए इक्वेशन हमारी क्या होगी, अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स। तो हमारे पास आएगा MPG प्लस T इज इक्वल टू V रो σ1G। ये आ गया बच्चों। तो यहां से हम T निकालेंगे तो T आ जाएगा हमारा V रो σ1G माइनस MPG। ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए Q के ऊपर जब लगाएंगे हम, ये हमारा एक हो गया P के लिए। Q के लिए जब हम यही फंडा लगाएंगे, फोर्सेस बैलेंस करेंगे, तो हमारा आ रहा है VQ σ2G प्लस T इज इक्वल टू MQG। इस तरीके से आ गया बच्चों। तो देखिए T हमारा यहां से निकल के आएगा MQG माइनस VQ σ2G। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये टेंशन और ये टेंशन बराबर होगी क्योंकि हमारी स्ट्रिंग सेम है। तो हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आ रहा है, यहां पे हमने लिख लिया VP σ1G माइनस MPG बराबर MQG माइनस VQ σ2G। ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। अब बच्चों MP और MQ हम क्या करेंगे, लिख देंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम, और ये आ जाएगा ρ1G, और ये हमारा आ जाएगा वॉल्यूम इंटू ρ2G। ये हो जाएगा क्योंकि इसका जो है हमारा ρ1 है, इसका ρ2 है डेंसिटी। अब बच्चों VV सबके बराबर है क्योंकि रेडियस हमको दे रखा है बराबर। तो हमारा ये VV सबसे जहां से कट जाएगा ऐसे, और G भी कट जाएगा, देखिए। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास आया σ1 माइनस ρ1 इज इक्वल टू ρ2 माइनस σ2। ये हमको फाइंड आउट हो गया बच्चों। इसको जरा हम ऊपर रख के करते हैं इसकी एनालिसिस। ठीक है, इसकी एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारा। हमारे पास निकल के आया है σ1 माइनस ρ1 इज इक्वल टू ρ2 माइनस σ2। इस टाइप की चीज हमको फाइंड आउट हो गई बच्चों। अब देखिए ये ऐसा कुछ हमको दिखाई दे रहा है। अब हम यहां पर इस तरीके से करेंगे तो देखिए क्या है, ρ1 माइनस σ2 आया है, ρ1 ये है, σ2 ये है। तो इनको एक तरफ लेके आते हैं बच्चों। तो ρ1 को इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं। तो आ गया σ1 माइनस ρ2 इज इक्वल टू ρ1 माइनस σ2। ठीक है, और यहां पे देखिए क्या है, यहां पर आ रहा है हमारा ρ1 माइनस σ2 और नीचे आ रहा है ρ2 माइनस σ1। इसको घुमा दे बच्चों, अगर हम ऐसे कर दें माइनस ρ2 माइनस σ1 तो वो ऐसे आ जाएगा, और ये आ जाएगा ρ1 माइनस σ2। इसको अगर हम इसके नीचे लाएंगे तो आ जाएगा ρ1 माइनस σ2 डिवाइडेड बाई ρ2 माइनस σ1 इज इक्वल टू -1। ये फैक्टर हमारा आ गया -1। ठीक है, यानी कि इसकी जगह हम -1 लिख सकते हैं।
तो हम क्या करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह -1 लिख देते हैं और फिर देखिए हमारा क्या आता है। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आया, वीपी, ठीक है, वीपी डिवाइडेड बाई वी क्यू, वीपी डिवाइडेड बाई वी क्यू आया ईटा 1, ठीक है, ये आ रहा हमारा ईटा 1 डिवाइडेड बाई ईटा 2 इंटू -1, यानी आ गया -ईटा 1 डिवाइडेड बाई ईटा 2 वीपी डिवाइडेड बाई वी क्यू। ठीक है, ये माइनस में आ रहा है, ऑप्शन में हमारा मॉड लगा है बच्चों, अगर हम इसका मॉड लेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस खत्म और ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से पॉजिटिव में। तो बच्चों पहला वाला ऑप्शन ही इसका सही ऑप्शन होगा, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास पहला ऑप्शन आ गया। अब इसके दो ऑप्शन और दिए हुए कि वीपी इंटू वीक्यू का प्रोडक्ट हमारा 0 से कम है या 0 से ज्यादा है, एक ऑप्शन और है। तो बच्चों जरा हम यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे और देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है वीपी डिवाइडेड बाई वीक्यू इज इक्वल टू -ईटा 1 डिवाइडेड बाई ईटा 2, या इसका मतलब क्या होगा कि वीपी इज इक्वल टू होगा -k ईटा 1 और वीक्यू इज इक्वल टू होगा k ईटा 2। ठीक है, तभी हम इसको भाग देंगे तो आ जाएगा। अब बच्चों यदि हम इसका मल्टीप्लीकेशन कर दें वीपी इंटू वीक्यू का, तो हमारे पास आ रहा है -k² ईटा 1 ईटा 2। अब ये देखिए हमारा जो है पॉजिटिव टर्म होगा, उसके आगे निगेटिव लगा है, यानी ओवरऑल ये टर्म हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा वीपी इंटू वीक्यू, वो आ जाएगा हमारा निगेटिव, और इसका मतलब हुआ कि वीपी इंटू वीक्यू हमारा हो गया <0। तो बच्चों एक तो इसका ऑप्शन ये सही होगा और दूसरा इसका ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन था जो जेईई एडवांस 2015 में आया था, और क्वेश्चन ये कंसेप्टुअल बेस्ड था। इसमें जो है कंसेप्ट ज्यादा लगा हुआ है, लॉ ऑफ बॉयंसी का भी कंसेप्ट है, और उसके बाद जो है टर्मिनल वेलोसिटी का भी कंसेप्ट लगा है, और थोड़ा सा लॉजिक लगा है। तो बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चंस है जो आते हैं, और हम तब इसको तभी कर पाएंगे जब हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है और हम उसको अप्लाई करना जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आज का जो हमारा वीडियो था, जो कि बेस था हमारा स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी पे, वो यही खत्म होता है। तो बच्चों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए कंसेप्ट के साथ, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।